अरे मामा, कराची की गलियों में AK-47 की आवाज़ आम थी जब कानून सिर्फ कागजों में होता और जब एक नाम सुनकर पूरा शहर कांपता। रहमान डकैत, पाकिस्तान का वह डॉन जिसने कानून, पुलिस और सियासत तीनों को अपनी उंगलियों पर नचाया। ये कहानी उस गैंगस्टर की जिसकी मौत के बाद भी उसका नाम जिंदा है, लियारी का रहमान डकैत। कहते हैं जब राजनीति कमज़ोर पड़ती है तो उसे पावर चाहिए होता है और पावर गैंगस्टर के पास होता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी PPP और लियारी के सबसे बड़े गैंगस्टर रहमान डकैत की मुलाकात एक ऐसा गठबंधन था जिसने कानून को जंजीर पहनाई और गोलियों को वैधता दी। ये कहानी है बेनीजर भुट्टो और रहमान डकैत के उन रिश्तों की जो जनता के बीच नहीं, पर्दे के पीछे चलते थे। ये कहानी एक गैंगस्टर की नहीं, एक सरकार की है। ये कहानी कराची के डॉन की नहीं, पाकिस्तान की सियासत की है। और ये कहानी एक एनकाउंटर की नहीं, एक रची गई साजिश की है। लियारी का डॉन रहमान डकैत जिसने AK-47 से शहर पर कब्जा किया, राज किया। बेनीजर भुट्टो की PPP को जमीन दिलाई और फिर एक रात खुद जमीन पर गिरा मिला, सिर में गोली, छाती में आग। सवाल यह है, यह एनकाउंटर था या एक सोची समझी सियासी मौत? आखिर उस रात का भयानक मंजर कैसा था? आखिर उस रात क्या हुआ था, क्यों हुआ था रहमान डकैत का एनकाउंटर? किसने करवाया था रहमान डकैत का एनकाउंटर? पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉन के रहस्यमय एनकाउंटर की मेगा डॉक्यूमेंट्री में आपका स्वागत है। केम छो, मजामा रे मामा। लियारी कराची के सबसे पुराने इलाकों में से है जहां बलोच और अफ्रीकी मूल के लोगों की आबादी भारी मात्रा में है। 1980 के दशक तक यह इलाका बेहद गरीब था, लेकिन यहीं से गैंगस्टर कल्चर ने जन्म लिया। लियारी के युवा बॉक्सिंग और फुटबॉल में अच्छे थे, लेकिन बेरोजगारी ने उन्हें क्राइम की तरफ धकेल दिया। अफगानिस्तान से हेरोइन का धंधा कराची के पोर्ट के जरिए पूरी दुनिया में फैलने लगा था। लियारी इस इंटरनेशनल रूट का हब बन गया, जिस कारण बलोच तस्कर इस नेटवर्क में शामिल हुए। बच्चे और औरतों को ड्रग्स की तस्करी में इस्तेमाल किया जाने लगा। इन दशकों में गैंगस्टर और ज़्यादा प्रोफेशनल और राजनीतिक रूप से मजबूत हुए। इस दौर में AK-47, रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार खुलेआम इस्तेमाल होने लगे थे। 1990 के मध्य तक लियारी एक नो गो जोन बन गया था। जो भी विरोध करता उसे दिन दहाड़े गोली मार दी जाती। व्यापारी, पत्रकार, यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी टारगेट किलिंग का शिकार बने। बच्चों के अपहरण, स्कूलों से फिरौती वसूलना आम बात बन गई थी। मानो लियारी कराची ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का एक बड़ा गैंगलैंड बन चुका था, जहाँ गन, गोली, गैंग वॉर आम बात थी। और लियारी को जंग का मैदान बनाने वाले किरदारों में सबसे बड़ा नाम था रहमान डकैत का। रे चच्ची जान, ये बात है 70 के दशक की। तब रहमान डकैत सिर्फ अब्दुल रहमान हुआ करता था। 1970 में कराची के लियारी इलाके में पैदा हुआ रहमान डकैत बलोच परिवार घराने का एक छोकरा था। बचपन से लियारी की तंग गलियों, गरीबी, बेरोजगारी और गैंग कल्चर से वास्ता पड़ा। शुरुआत में एक लोकल कबड्डी प्लेयर और इलेक्ट्रीशियन बना था, लेकिन 80-90 के दशक में लियारी में गैंग और हेरोइन स्मगलिंग शुरू हुई और रहमान जुड़ गया हाजी लाला के गैंग से। 90 के मध्य में रहमान ने खुद का गिरोह बनाया, रहमान डकैत ग्रुप। पुलिस रिकॉर्ड में पहला केस था हत्या का। लियारी में अपनी गैंग से बेरोजगार नौजवानों को जोड़ना, पैसा और पावर का लालच देना, यह रहमान डकैत का अपना स्टाइल था। गरीबों की मदद करना, इसलिए लोग उसे लियारी का रॉबिन हुड कहते थे। वो बच्चियों की शादी करवाता, बिजली फ्री में देता, राशन खाना पीना फ्री में देता। लोग उसे हीरो मानते थे, लेकिन पुलिस के लिए वो विलेन था। बलोच समुदाय में गैंग डिवाइड हो गई। रहमान और उजर बलोच दो अलग अलग गैंग लीडर थे। दोनों ने कराची में ड्रग, हथियार, टेंडर माफिया, फिरौती के धंधे पर कब्जा करने की होड़ शुरू की। रहमान का नेटवर्क कराची से लेकर दुबई और ईरान तक फैल चुका था। रहमान के संबंध पाकिस्तान के राजनेताओं से थे, खासकर PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ नेताओं से। रहमान सत्तारूढ़ पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी का डॉन था। आसपास के ग्रामीण इलाकों में उसका रुतबा था और सर पर हाथ था बेनीजर भुट्टो के खास जुल्फिकार मिर्जा का। मगर कद इतना बड़ा हो गया, कुछ साल में ही हाथ को सर से सरकना पड़ गया। रहमान ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली, पीपल्स अमन कमेटी के नाम से। सुरक्षा एजेंसियों को लगा कि
उसकी सप्लाई चेन बलूचिस्तान तक पहुंच गई। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान का कश्मीर, जहां लगातार आज़ादी के नारे और उसके लिए संघर्ष चलता रहा। 2007-8 में सिंध की आबोहवा हमेशा के लिए बदलने लगी। निर्वासन से लौटी बेनिजर भुट्टो की हत्या हो चुकी थी। उनकी सहानुभूति की सबसे तगड़ी लहर मादरे वतन यानी कराची और आसपास ही थी। उस पर सवार हो पीपीपी सत्ता में लौटी, मगर अब सरताज बदल चुके थे। बेनजीर के पति आसिफ अली जरदारी के इशारों से मोहरे गिरते सरकते थे और उन्होंने रहमान को गिराने का फैसला लिया। फाइल पर दस्तखत किए सिंध के गृह मंत्री जुल्फिकार मिर्जा ने। ये नाम सुना लग रहा है ना? अभी 2 मिनट पहले ऊपर ही बताया था अपन ने। यही मिर्जा था जिसने रहमान को एक अरसे तक पाला था, लेकिन अब उसके डेथ वारंट पर साइन करने वाला भी यही था। 9 अगस्त 2009 की रात कराची की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन गुलशन हदीद में एक सायरन सिख रहा था। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच जमीन पर गिरा पड़ा था कराची का सबसे बड़ा डॉन रहमान डकैत। क्या उसे पुलिस ने मारा या कोई साजिश थी? इस एक मौत ने पाकिस्तान की राजनीति, गैंग वॉर और पुलिस सिस्टम तीनों को हिलाकर रख दिया था। आइए जानते हैं अब उस रात की पूरी सच्चाई। तो ऐसा है मामा, 2007-8 में रहमान की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पीपीपी की सरकार बनने के बाद उसने लियारी को अपना किला बना लिया था। पुलिस प्रशासन और लोकल राजनीति तीनों पर उसका प्रभाव था। लेकिन इसी दौरान उसका नाम इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग और बम ब्लास्ट नेटवर्क से जुड़ने लगा। आईएसआई और फेडरल इंटेलिजेंस को शक हुआ कि रहमान अब कंट्रोल से बाहर है। 2009 में पाकिस्तान पुलिस को आदेश मिला, रहमान डकैत मस्ट बी एलिमिनेट, लेकिन खुल्लम खुल्ला ऑपरेशन नहीं हो सकता था क्योंकि उसके राजनीतिक कनेक्शन बेहद मजबूत थे। प्लान बनाया गया, उसे एनकाउंटर में ठोक दो। कहा जाता है आईएसआई, एफएआई और सिंध पुलिस के टॉप अफसरों ने मिलकर एक गुप्त मीटिंग की थी। 9 अगस्त 2009 की वो घंघोर काली रात थी। रहमान गुलशन हदीद में एक दोस्त से मिलने जा रहा था। उसके साथ थे फैज मोहम्मद, नेज बलोच और अकील बलोच। तीनों उसके भरोसेमंद गैंग मेंबर थे। पुलिस ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। फायरिंग शुरू हो गई और 1 घंटे तक दोनों ओर से गोलियों के बस्टर्ड शुरू हो गए। भयानक गोलीबारी के बीच रहमान को 5 गोलियां लगी, सिर और छाती में, और चारों को वहीं पर ठोक दिया गया। पुलिस ने कहा रहमान डकैत पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया, गोलियां बहुत नज़दीक से मारी गई थी। कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई। ये मुठभेड़ नहीं, एक प्लान्ड की गई हत्या थी। लोगों ने पूछा किसने मरवाया रहमान डकैत को। रहमान डकैत के एनकाउंटर की साजिश के पीछे 3 बड़े नाम थे, एक आईएसआई, दूसरा पीपीपी और तीसरा था उजैर बलोच। आईएसआई क्योंकि रहमान उनके कंट्रोल से बाहर जा चुका था। वहीं पीपीपी के अंदरूनी नेता जो डरते थे कि रहमान उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है। और उजैर बलोच जिसका गैंग रहमान के मरते ही लियारी पर कब्जा कर लेता है। पाकिस्तान के कई मीडिया में ये भी कहा जाता है कि बेशक रहमान डकैत को मारने के पीछे पीपीपी और आईएसआई का हाथ था, लेकिन रहमान डकैत की लोकेशन देने वाला कोई और नहीं, उजैर बलोच था। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि रहमान डकैत के मारे जाने के तुरंत बाद उजैर बलोच लियारी की खाली गद्दी का बेताज बादशाह बन जाता है, इसलिए उस पर शक जाना लाजमी था। अब बात यह आती है कि रहमान के बाद क्या बदला। तो लियारी में उजैर बलोच ने कमान संभाल ली, पीपीपी ने चुप्पी साध ली। रहमान की मौत पर कोई बड़ा नेता नहीं बोला। कराची में गैंगस्टर और राजनीति का नया दौर शुरू हुआ। रहमान गया, उसका डर, नाम और कहानी लियारी में आज भी जिंदा है। रहमान की मौत के बाद बेनिजर भुट्टो और रहमान डकैत के रिश्तों को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं कि क्या बेनिजर खुद जानती थी रहमान को। तो इसका जवाब था हाँ। पार्टी के कई सीनियर नेताओं के जरिए रहमान सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। ये रिश्ता कोई दोस्ती का नहीं था रे, ये था राजनीतिक मजबूरी का। जब वोट चाहिए तो बंदूकधारी दोस्त बन जाते हैं। रहमान डकैत का सफर लियारी की तंग गलियों से शुरू हुआ और खत्म हुआ पाकिस्तान की सत्ता के सबसे बड़े खेल में। वह एक गैंगस्टर था। वह दिखाता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स और क्राइम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उसकी गोलियों से कराची डरता था, लेकिन उसकी मौत से पूरी सत्ता कांप गई, क्योंकि वह सिर्फ डॉन नहीं था, वह सिस्टम की परछाई बन गया था। तो मामा, हमारे यहाँ जैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड और उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड का खौफ, क्राइम करने का तौर तरीका और भयानक कहानियाँ हैं, वैसे ही पाकिस्तान के कराची के लियारी कस्बे में ऐसी ढेर सारी कहानियाँ हैं। रहमान डकैत और उजैर बलोच जैसे भयानक गैंगस्टर यहाँ हुए, जिनकी मौत
और उसकी कहानियों ने लोगों को दहला दिया। रहमान डकैत की मौत के बाद जिस उजेर बलोच ने लियारी अंडरवर्ल्ड की कमान संभाली, उसकी कहानी रहमान डकैत से भी भयानक है। रहमान डकैत को कराची का दाऊद इब्राहिम माना जाता है या उससे भी बड़ा डॉन माना जाता है। उसने अपने एक दुश्मन को भरे बाजार बड़े ब्रिटल तरीके से मारा पीटा, उसका सिर काटा और फुटबॉल से हजारों लोगों के सामने खेला। ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप कमेंट में बताओगे तो नेक्स्ट एपिसोड उजेर बलोच के बारे में लेकर आएंगे, जो आज के एपिसोड से भी डरावना, दिल दहला देने वाला और भयानक होगा। तो मामा आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई गुज्जू भाई के साथ जुड़े। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।